करने के लिए रखे गए हैं। अब हम लोगों को संविधान को बचाने के लिए क्या अफर्मेटिव एक्शन के तहत काम करना होगा? हमको सॉल्यूशन ओरिएंटेड काम करना। प्रॉब्लम हम सबको पता है, आप सभी लोगों ने अपने अपने स्पीचेस में वो प्रॉब्लम सामने रखे हैं। अब इस समस्या को लेकर समाधान, सॉल्यूशन कैसे ढूंढा जाए? सबसे पहले तो हमको ये करना होगा, जो संविधान के समर्थक है, जो संविधान को चाहते हैं, जो ये मानते हैं कि हम इस देश में अगर सुरक्षित है तो संविधान की वजह से है, ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जाए, ऐसे लोगों को ऑर्गेनाइज किया जाए, ऐसे लोगों को साथ लिया जाए। वो मुद्दा चाहे हिंदुओं का हो, क्रिश्चियनों का हो, मुसलमानों का हो, बौद्धों का हो, किसी का हो, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनली अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं उसके साथ हमको खड़ा हो जाना चाहिए। हम सबको, चाहे वो हिंदू हो या कोई भी हो, इस हम लोगों को अब हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, इस आइडेंटिटी से निकलकर नेशनलिटी के आइडेंटिटी पर आ जाना चाहिए, इंडियन के आइडेंटिटी पर, भारतीय के आइडेंटिटी पर हमको आना चाहिए। अगर हमारा भारतीयत्व ही जिंदा नहीं रहेगा, हम अपने धर्म का प्रोफेस कहां कर पाएंगे? इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने यह बात कही थी कि वी आर फर्स्टली इंडियंस, उसके बाद हम अपने अपने रिलीजन प्रोफेस कर पाएंगे। और आज हम लोगों को लोगों में वो इंडियन या वो भारतीयत्व जागरूक करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अब इस देश के हिंदू, देखो पहली बात तो इन लोगों ने जो टर्म यूज किया है, हिंदू राष्ट्र बनाना है या हिंदू राष्ट्र, ये इस देश के बहुत बड़े पॉपुलेशन को गुमराह करने के लिए ये टर्म यूज करते हैं। इनको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है और ना ही हिंदू राष्ट्र से कोई लेना देना है। ये लोग सिर्फ ब्राह्मण राष्ट्र इस देश को बनाना चाहते हैं। 3%, 3.5% के लोग ही इस देश पर कब्जा करना चाहते हैं, उनको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ओबीसी वी कंसिडर देम एज हिंदू। इफ ओबीसीज आर हिंदू, then this Hindu-led government, why they are not counting their population? OBC पिछले कई महीनों से सेंसस के लिए लड़ रहा है, सेंसस, सो दैट उन लोगों को भी ये लगे कि हाँ, ये भी हम लोगों के साथ है, तो वो भी आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशनली फाइट में साथ आ जाएगा। जाति न्याय जनगणना देखो, और ये कास्ट बेस्ड सेंसस 1931 के आधार पर ले रहे हैं, यानी देश आजाद होने के बावजूद भी इन्होंने आज तक ओबीसी की काउंटिंग नहीं की है। इसी वजह से ये एक बाबा साहब अंबेडकर जी के रेजिग्नेशन का एक पॉइंट था कि नेहरू ने या उस समय की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जब ये संविधान मंजूर किया था, उन्होंने ये क्या कहते हैं, हम लोग प्रॉमिस किया था कि विद इन 2 इयर्स या 4 इयर्स हम ओबीसी की गणना करेंगे या जाति न्याय गणना इस देश में करेंगे। इतने साल गुजरने के बाद भी जब ओबीसी की काउंटिंग नहीं हुई, तब बाबा साहब अंबेडकर जी ने रिजाइन कर दिया। ये पॉइंट है, ये ओबीसी लोगों को आज पता नहीं है, यह हमको उनके सामने लाना होगा। इस देश में ओबीसी का नेता अगर कोई है तो वो बाबा साहब है, जो उनके लिए अपने पद का इस्तीफा दे देते हैं। इस देश में महिलाओं का अगर कोई नेता है तो बाबा साहब अंबेडकर है, जो हिंदू कोड बिल के माध्यम से हर एक स्त्री को न्याय देकर गए। ये बातें जैसे आप लोगों ने कहा कि हम लोगों को अवेयरनेस करना पड़ेगा, ये बातें ना तो मीडिया बताएगा, ना पेपर बताएगा, ना कोई जो मंच पे नेता हम लोगों को जाति धर्म में बांट कर रखना चाहते हैं वो भी कभी नहीं बताएगा। तो ये अवेयरनेस कैंपेनिंग हमको करने पड़ेंगे। संविधान अगर सुरक्षित है तो ही हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारी नौकरियां, हमारे घर सुरक्षित है। इसलिए अब ये नौबत आ गई है कि हम लोगों को अपने, हम लोग क्या कहते हैं, सेफ जोन से हमको बाहर आकर अब काम करना होगा। हम 2014 से ये बात लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन अब जब खुलेआम इस बात की चर्चा, इस बात की मांग हो रही है
तब लोगों को लगने लगा है कि हाँ सही में संविधान खतरे में है। फॉर एग्जाम्पल मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर होते हुए ये बात कर रहे हैं कि संविधान बदलना चाहिए। एक चीफ मिनिस्टर बात कर रहा है। मांडलेश्वर लखनऊ के, जब हम लखनऊ में यूपी में कैंपेनिंग कर रहे थे, ग्राउंड वर्क कर रहे थे, फील्ड वर्क कर रहे थे संविधान को लेकर, तब उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इस देश का प्रधानमंत्री नया संसद बना रहा है तो उस नए संसद में नए संविधान के साथ प्रवेश होना चाहिए। एक लॉ है इस देश में, अभी भी कानून बना है, इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट। मौजूदा संविधान होते हुए आप नए संविधान की मांग नहीं कर सकते, ये इंसल्ट टू नेशनल ऑनर है। इस एक्ट के अनुसार ये देशद्रोह का गुना है। ये एफआईआर हमने वहां पर लखनऊ में की, आज भी उनके ऊपर सहारनपुर कोर्ट में वो केस, देशद्रोह की केस मांडलेश्वर पे चल रही है। हम लोगों को अब आगे आकर उनको जवाब देने के लिए तैयार होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को प्लान वे में हम लोगों को जाना चाहिए, प्लानिंग करके स्ट्रेटेजी बना के हमको जाना चाहिए। क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, हिंदूज, बुद्धिस्ट, इन सभी लोगों को एक करके, देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अन्ना हजारे का नाम आप लोगों ने सुना होगा, महाराष्ट्र में अंडर कवर आरएसएस का एजेंट है। उस समय की गवर्नमेंट को गिराने के लिए उसने देश के लोगों में यह भावना डाल दी कि लोकपाल बिल चाहिए, क्योंकि करप्शन बढ़ गया है। और लोकपाल बिल के माध्यम से उसने जन आंदोलन तैयार किया। हर भारत का युद्ध अन्ना हजारे के साथ खड़ा था। मैं भी अन्ना नाम की टोपी लगाकर 1 लाख संख्या में, 1 लाख से भी ज्यादा संख्या में वो गांधी मैदान दिल्ली में वो अपने कैंपेनिंग सभाएं कर रहे थे। अनकॉन्स्टिट्यूशनल मांग के लिए अगर एक अन्ना हजारे लाखों की संख्या में दिल्ली में अगर जा सकता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन मांग करने के लिए क्या हम दिल्ली को पैक नहीं कर सकते? हमारे सामने किसानों का आंदोलन है जो एक सक्सेसफुल आंदोलन रहा। उनकी मांग पहले तैयार थी, एमएसपी का कानून हो या वो जो 3 फार्मर लॉ है उसको रिपील किए बिना हम नहीं जाएंगे। उसी तरह से हमारी मांगे क्या होनी चाहिए, ये हम लोगों को पहले तय करना होगा। वे तय करके ही हम लोगों को, देश के लोगों को बताना होगा कि ये आपके किस तरह से काम की है, ये आपका मुद्दा कैसे है। वरना वो सोचेंगे ये तो मुसलमानों का मुद्दा है, ये तो बौद्धों का मुद्दा है, ये तो सिखों का मुद्दा है, हमें उससे क्या लेना देना। इन लोगों ने सीए एनआरसी को मुसलमानों का मुद्दा बना दिया था। मीडिया उनका है। एक ही रात में वो सारे एजिटेशन को एक जाति का या एक धर्म का एजिटेशन डिक्लेयर कर देंगे। उनके पास इतनी बड़ी ताकत है। आरएसएस ने इस देश के चारों पिलर्स पर, डेमोक्रेसी पर कब्जा कर दिया है। करने वाले हैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, कर दिया है। मीडिया उनके हाथ में है, पार्लियामेंट उनके हाथ में है, पुलिस एट्रोसिटीज की बात यहां निकली है, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा उनके हाथ में है। इस तरह से काम उन्होंने कर दिया है। इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को हमको टक्कर देनी है। ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस रिसोर्स, सारे रिसोर्सेस लेकर तैयार होकर हमको मैदान में उतरना होगा। और इसलिए हम लोग पिछले कई सालों से इसके ऊपर कैंपेनिंग कर रहे हैं। संविधान सुरक्षा आंदोलन इसलिए हम लोगों ने नहीं, सारे इंटेलेक्चुअल्स ने इसलिए तैयार किया क्योंकि संविधान को बचाने के लिए या संविधान से प्यार करने वाले लोग अलग अलग राज्यों में हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में एजिटेशन चल रहे हैं, अलग अलग गांवों में संविधान को लेकर कैंपेनिंग चल रहे हैं। और ये सारे आंदोलन, ये सारे एजिटेशन कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाए जाए, इसलिए संविधान सुरक्षा आंदोलन एक नेशनल सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया कि आप अपना ऑर्गेनाइजेशन का ही काम करो,
हम ये नहीं कहेंगे कि आप अपना ऑर्गेनाइजेशन बर्खास्त कर दो, डिसॉल्व कर दो। आपके इसलिए हम लोगों ने यहां पर प्रेसिडेंट रखा कि यहां पर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल प्रेसिडेंट की यहां ये इसके, हम सिर्फ यहां पर जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मिनट्स रिकॉर्ड रखना, सारे अलग अलग स्टेट्स में इसके चैप्टर्स गठित करना, ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना और ये मैसेज लेकर जाना, क्योंकि आज हम जो काम कर रहे हैं ये सिर्फ संविधान को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। वन इलेक्शन की मांग करते हो, उससे पहले वन नेशन और वन एजुकेशन पूरे देश में हो। ब्राह्मणों को अलग तरह का एजुकेशन, डाउन प्रोडक्ट्स को अलग तरह का एजुकेशन, इस तरह के एजुकेशन सिस्टम देश में ना हो, एक ही एजुकेशन हो। ओबीसी की जनगणना हो, उनकी जाति वाइज गणना हो। ईवीएम का मुद्दा है, ईवीएम जितने भी प्रगत देश है और जो भी टेक्नोलॉजिकली सबसे आगे है, उनके देश में भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता। यूनाइटेड नेशंस में मेरी खुद ये पिटीशन 2019 में एक्सेप्ट की गई है, लेकिन 2020 के लॉकडाउन से वो पिटीशन आज तक चर्चा में नहीं आई। हमने यूनाइटेड नेशन के सामने ये बात रखी है कि यूएस जैसा इतना बड़ा देश भी अपने देश में ईवीएम से इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करता। 2-2, 3-3 महीने उनकी काउंटिंग चलती है। उनको काउंटिंग एक दिन में काउंटिंग होनी चाहिए, इसलिए इन्होंने ईवीएम मशीन लाई है। अब जल्दी काउंटिंग करनी है या सही काउंटिंग करनी है, लेकिन इनको जल्दी काउंटिंग करनी है। सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर जजमेंट अगर आप पढ़ो, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली लिखा हुआ है कि ईवीएम मशीन के साथ एक मशीन और लगाओ, प्रिंटर लगाओ, बीबीपीए की नाम की एक मशीन लगाओ, बटन यहां दबेगा लेकिन पर्ची यहां से निकलेगी और वो पर्ची वो वेरीफाई करके हम वो जो वोटर है वो डिब्बे में डालेगा। और अगर कोई कैंडिडेट मांग करता है कि मुझे मशीन में पड़े हुए वोट की नहीं, डिब्बे में जो कागज की पर्चियां पड़ी है वो काउंट करनी है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो पर्ची काउंट करेगा। ये जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के लिखा हुआ है। अब इलेक्शन कमीशन कहता है हम पर्ची नहीं गिनेंगे, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा हो गया है। हमको इलेक्शन कमीशन के, हमने मुंबई में हमारी जो मीटिंग चल रही थी, पहले बात तो लोगों को ईडी पता ही नहीं थी कि ईडी होता क्या था। अब काम कौन कर रहे हैं? ईडी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पहली बार लोगों ने मुंबई में ईडी के कार्यालय पर मोर्चे निकाले हैं, यानी आज लोगों को ईडी लगाकर, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के हत्थे चढ़ाकर आंदोलन खत्म करने का काम शुरू कर दिया है। अभी लेटेस्ट न्यूज यह है कि जितने भी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, माइनॉरिटीज के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी सारी फॉरेन फंडिंग एफसीआरए ये इन्होंने खत्म कर दी है। यानी अब बाहर से जो फॉरेन फंडिंग्स होती थी वो भी खत्म है। इंडिया से भी इन लोगों ने सारे पैसों के माध्यम बंद कर दिए हैं। अब अगर आपके पास पैसा ही नहीं है, रिसोर्स नहीं है, आप आंदोलन कैसे खड़ा करोगे? हम लोगों को ये सारे चैलेंजेस सामने रखते हुए ये सारे चैलेंजेस को पार कर कर संविधान को बचाना है। संविधान को बचाने वाले लोगों की संख्या आज बहुत कम हो गई है। कम इसलिए है क्योंकि इन्होंने फेज मैनर में संविधान के खिलाफ लोगों के दिलों में नफरत पैदा की है। अगर नौकरी नहीं मिलती जनरल को तो उसका दोषी कौन है? संविधान। मुझे एमबीबीएस के लिए सीट नहीं मिली, दोषी कौन है? संविधान। इन्होंने स्लोली संविधान के खिलाफ देश में नफरत फैलाई है, इसलिए एक बहुत बड़ा वर्ग संविधान के साथ खड़ा नहीं होगा। इस देश में संविधान के साथ वही खड़े होंगे जिनको ये पता है कि आज अगर हम इस देश में सुरक्षित है तो संविधान की वजह से। लॉकडाउन से पहले जो आंदोलन हमारे
सक्सेसफुल थे, जैसे शाहीन बाग के आंदोलन। इन आंदोलनों की चर्चा सिर्फ इंडिया में नहीं थी, इन आंदोलनों को पूरा वर्ल्ड देख रहा था। एक रात में इन्होंने कोरोना नाम का ये इनका पॉलिसी यहां पर लागू किया और आंदोलन खत्म कर दिया। इन लॉकडाउन के पीरियड में भी किसानों ने वही आंदोलन, भले उसका नाम, उसके मोटिव अलग था, लेकिन वही उसकी स्ट्रेंथ थी, वही उसका इफेक्ट था, वो उन्होंने रिवाइव किया। हम लोगों को अभी किसानों ने फिर से वो आंदोलन पीछे लिया है, क्योंकि वो जो लॉस थे वो पीछे लिए। तो हम लोगों को ये आंदोलन, रास्तों पर का भी आंदोलन लड़ना पड़ेगा। एक तरफ इंटेलेक्चुअल वर्ग को जहां से भी वो है अवेयरनेस कैंपेन चलानी होगी, दूसरी ओर रास्तों के आंदोलन चलाने पड़ेंगे, तीसरी ओर जैसे आप लोगों ने कहा कि एंटी कन्वर्जन बिल यहां पर लागू हो रहा है, कई राज्यों में लागू किया है। इस एंटी कन्वर्जन के अगेंस्ट अब इंडिया से तो या भारत के सरकार से तो हमको कोई उम्मीद है नहीं। जिस देश का राष्ट्रपति खुद धक्के खाता है, वहां पर हमको क्या न्याय मिलने वाला है? इसलिए नेशनली हम लोगों को एजुकेशन के माध्यम से और इंटरनेशनली जो ऑर्गेनाइजेशंस डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं और रिलीजियस फेथ को सपोर्ट करते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस तक भी अपनी बातों को वहां पहुंचाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद 2019 में यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, वहां पर जाकर भारत में किस तरह रिलीजियस माइनॉरिटी को सताया जाता है, ये सारी बातें मैंने वहां पर रखी। इसका परिणाम ये हुआ, ये सारी मुस्लिम्स हो, उसमें क्रिश्चियंस हो, बुद्धिस्ट हो, इवन आदिवासी शेड्यूल कास्ट, भले वो रिलीजियस इसमें नहीं है, लेकिन वो भी सारे बातें मैंने वहां पर रखी। 1.5-2 घंटे पॉलिसी डिसीजन मेकर्स के साथ वहां हमारी मीटिंग हुई। आज भी यूएससीआईआरएफ के वेबसाइट पर जाकर उस मीटिंग का रिपोर्ट आप पढ़ सकते हो। यूएससीआईआरएफ ने इंटरनेशनली इंडिया पर 3 सैंक्शंस लाई हैं, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, द हिंदू हो, इन्होंने इस खबर को बहुत ही छोटे कॉलम में छापा हो। यूएससीआईआरएफ ने डिटेल रिपोर्ट में लिखा है कि जितना भी रिलीजियस फंड बीजेपी या ये लोग ले रहे थे, वो सारा उन्होंने रोका है और इंडिया को कंट्री फॉर पर्टिकुलर कंसर्न, यानी विशेष ध्यान देने वाला देश, जिस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इस लिस्ट में उस नाम को डाला है। बीजेपी के जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इनके यूएस वीजा नहीं मिलेंगे। इस तरह से 3 सैंक्शंस यूएससीआईआरएफ ने लाए। इसके बाद मेरी मीटिंग जिनीवा में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने थी, और जब इनको पता चला, बीजेपी गवर्नमेंट को पता चला कि इस तरह के काम हम कर रहे हैं, उन्होंने, उसका नाम मैं भूल गया, अकबर, क्या नाम है उनका बीजेपी के, एमजे अकबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के हेडक्वार्टर पर भेजा और उनसे स्टेटमेंट दिलवाया कि भारत के मुसलमानों पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड। एमजे अकबर वहां पर जाकर उन्होंने कहा है कि भारत के मुसलमानों को कोई सताया नहीं जा रहा, कोई उनके ऊपर अत्याचार नहीं हो रहे, क्योंकि उनको पता था कि नेक्स्ट विजिट हमारी है। और नेक्स्ट विजिट से पहले ही लॉकडाउन लग गया। आज भी मेरी वो मीटिंग पेंडिंग है। जैसे ही अभी मैं शायद मार्च में या अप्रैल में फिर हमको डेट मिले, तो फिर हम वहां पर जाकर एक इंटरनेशनल सपोर्ट हम इस देश के लिए खड़ा कर रहे हैं। मैं अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन से जुड़ा हुआ हूं। यूके हो, यूएस हो, कनाडा हो, अलग अलग देशों में ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। और काम ही नहीं करती, ये वहां पर चाहे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट हो या यूनाइटेड स्टेट्स का हेडक्वार्टर हो, वहां तक हमारी बातों को लेकर जाते हैं। पीटर फेडरिक नाम आपने शायद सुना हो, नहीं सुना हो। ये यूनाइटेड नेशंस में आरएसएस को वहां पर
क्या कहते हैं हम लोग, उनके जो पॉलिसीज है वहां पर उनको हाईलाइट करते हैं कि किस तरह से आरएसएस काम कर रहा है, किस तरह से आरएसएस संविधान को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को लेकर, रिलीजियस फ्रीडम को लेकर किस तरह से खिलवाड़ करता है, ये वहां पर वो काम करते हैं। फ्रीलांस जर्नलिस्ट है और वही ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया में चला रहा हूं, ऑफमी ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया। ये ऑर्गेनाइजेशन का हेड मैं इंडिया का यहां पर मैं काम देख रहा हूं और जो भी आरएसएस यहां पर काम करती है या जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस की बात करती है वो हम रिपोर्ट वहां करते हैं। इसलिए हमारी एक और मांग होनी चाहिए, आरएसएस आज भी इस देश में एक अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड नहीं है उनकी किसी भी तरह से जो हम लोग मेमोरेंडम्स देते हैं, मांग देते हैं, उनकी किसी भी मेमोरेंडम्स को स्वीकारा न जाए। अब अगर किसी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन का अगर मेमोरेंडम नहीं स्वीकारा जाता तो अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के हेड को Z+ सिक्योरिटी कैसे दी जाती है? एक अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के पास AK-47 है, जो वेपन्स शायद इंडियन आर्मी के पास ना हो, इंडियन डिफेंस सिस्टम के पास ना हो, उससे भी लेटेस्ट मशीनरीज आरएसएस के पास है। प्राइम मिनिस्टर उसकी पूजा करता है, डिफेंस मिनिस्टर उसकी पूजा करता है। हमारे यहां पर नागपुर में उनका हेडक्वार्टर है, दशहरे के दिन पर वहां पर ये वेपन्स की, बॉम्ब्स की, हथगोलों की पूजा होती है। एक क्या कहते हो आप लोग, लेडी वो सेंट है उनकी, साध्वी, वो अपने स्पीच में, बगल में प्रधानमंत्री बैठे हैं, वो अपने स्पीच में कहती है, टीवी के ऊपर भाषण में कह रही है कि जब इंडियन आर्मी के पास दारू गोला खत्म हो गया था तो ये दारू गोला हमने इंडियन आर्मी को दिया। ऑन रिकॉर्ड मेरे पास वो वीडियो आज भी है, क्योंकि ये इंडियन मीडिया, इन्होंने मेरी ये क्लिप चलाई कि देखो राजरत्न अंबेडकर आरएसएस के खिलाफ क्या बोलता है। मैंने वो क्लिप मेरे हाथ में रखी है कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी ही ये प्रज्ञा सिंह कह रही है कि हमारे पास इतना दारू गोला है। अगर किसी घर में एक चॉपर, एक तलवार भी अगर मिल जाए तो उस परिवार को कितनी सारी धाराएं लगाई जाती है, उस परिवार को, उस घर को आतंकवादी डिक्लेयर किया जाता है। एक अगर किसी के पास चाकू मिल जाए तो जिनके पास इतना दारू गोला, वेपन्स, AK-47 है, वो ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी देशद्रोह होगी। हमें यह मांग भी करनी होगी कि ये ऑर्गेनाइजेशन अनरजिस्टर्ड है, इनके पास पैसा कहां से आता है, इनके बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्या है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को भी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके इसको देशद्रोही ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना चाहिए। ये बातें हम लोगों को लोगों तक लेकर जानी होगी। मोहन भागवत का कहना है, अभी स्टेटमेंट दिया था उन्होंने, कि अगर भारत में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। हिंदू बनकर रहना होगा तो फिर इस देश का क्रिश्चियन कहा जाएगा, मुस्लिम कहा जाएगा, बुद्धिस्ट कहा जाएगा, जैन का क्या होगा, सिख का क्या होगा? क्या इन सबको आप हिंदू बनाने वाले हो? और फिर आपके हिंदू बनाने का तरीका क्या है? इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो तो उस हिंदू राष्ट्र में बाकी के रिलीजन का क्या होने वाला है? बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस देश का संविधान सेक्युलर रखा है। आपको शायद पता होगा कि अभी एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है जो प्रियम्बल को अमेंडमेंट करने का है। राज्यसभा में यह बिल रखा गया है जो इस देश के संविधान को संविधान के प्रियम्बल को चेंज करने के लिए रखा गया है, और वो स्पीकर ने अलाउड कर दिया है, चेयरमैन ने अलाउड कर दिया है। इस तरह का काम संसद में हो रहा है। संसद से, सुप्रीम कोर्ट से
मीडिया से, प्रशासन से अब हमको कोई उम्मीद नहीं है। हम लोगों को एजुटेशन, पब्लिक एजुटेशन, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने होंगे, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज। मैं आप लोगों से विनती करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजर्स आपको शायद आपके स्टेट लैंग्वेज में ये कह रहे थे कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस करने के बजाय, अपने नेताओं को इंट्रोड्यूस करने के बजाय जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर सॉल्यूशन पर बात करें। शायद यही आप शुरुआत में कह रहे थे। अब हमारे सामने ये समय आया है कि अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस हमको साइड में रखने हैं, अपने अपने नेता हमको साइड में रखने हैं और बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान बचाने के लिए आगे आना होगा। यहां पर शायद आपके नाम का कभी उल्लेख हो या ना भी हो, शायद आपके ऑर्गेनाइजेशन का उल्लेख हो या ना भी हो, लेकिन फिर भी हम लोगों को संविधान को बचाने का आंदोलन ये करना होगा। वरना आज लोग कहेंगे कि नहीं, यहां पर तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही नहीं लिया, मेरे नेता का तो नाम ही नहीं लिया। आपका नेता और आपका ऑर्गेनाइजेशन तब तक सुरक्षित है जब तक संविधान सुरक्षित है। संविधान ही नहीं होगा तो हमें ऑर्गेनाइजेशन बनाने की आजादी होगी? ऑर्गेनाइजेशन बनाने का अधिकार हमको संविधान देता है, अपने धर्म को प्रोफेस करने का अधिकार हमको संविधान देता है। और इसलिए ये अब हम लोगों के ऊपर ये समय आया है कि अपने अपने पर्सनल एजेंडा, अपने अपने पर्सनल ईगोस, अपने अपने पर्सनल ऑर्गेनाइजेशंस, इनको पब्लिश करने के बजाय संविधान के माध्यम से हम लोगों को एक होकर अपने मुद्दे देश के सामने रखने। देश का मीडिया आपको कभी कवर नहीं करेगा, इसका अनुभव सबसे ज्यादा मुझे है। यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर पर न्यूयॉर्क में जब हमारा आंदोलन चल रहा था, मोदी जी के स्वागत में 150 से 200 लोग थे ढोल ताशा लेकर, और मोदी जी के विरोध में 30 से 35 हजार लोग थे। इंडियन मीडिया ने एक बार भी नहीं दिखाया। जैसे ही हमारे सामने से गुजरे, अपने अपने कैमरा नीचे किए और वहां से गुजरे, तो इंडियन मीडिया आपके आंदोलन को कभी नहीं बताएगा, आपके एजुटेशन को पब्लिश नहीं करेगा। ये हम लोगों को ही ये एजुटेशन गांव गांव तक लेकर जाना होगा, लोगों को जोड़ना होगा, एक एक व्यक्ति को ये बताना होगा कि संविधान को ये किस तरह से खत्म करने वाले हैं। 1925 की आरएसएस की स्थापना है, फाउंडेशन है। 2025 में 100 इयर्स पूरे हो रहे हैं और 100 साल पूरे होने से पहले ये इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का कार्यक्रम की ओर एग्रेसिवली ये लोग बढ़ रहे हैं, एग्रेसिवली बढ़ रहे हैं। अब उनको किसी की भी चिंता नहीं, आप लोग मरो, गोलियां खाओ या देश को जलाओ, उनको कोई उससे फर्क नहीं पड़ रहा। वो अपने एजेंडे के ऊपर एग्रेसिवली जा रहे हैं। 400 450 किसानों की हत्या इन्होंने करने के बावजूद भी कभी इस देश के प्रधानमंत्री ने वहां पर जाकर बात नहीं की। इस देश का प्रधानमंत्री अक्षय कुमार, इंडियन एक्टर, इंडियन भी नहीं कैनेडियन एक्टर की मां मरने पर पूरा लेटर लिखता है, लेटर लिखकर संवेदना जाहिर करता है। वो प्रधानमंत्री 450 किसान मरने पर एक आंसू नहीं बहाता, एक आंसू नहीं बहाता। तो सोचिए किस तरह के लोगों से आपका सामना होने वाला है, किस तरह के लोगों के सामने आप खड़े रहने वाले हो। ये सारी तैयारी कर कर हम लोगों को उतरना है। जिस तरह का एजुटेशन फार्मर्स ने यहां पर दिखाया इंडिया में, हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के जो लोग समर्थक है, उन लोगों को उसी तरह का एजेंडा लेकर चलना होगा। हम लोगों को तोड़ने के लिए, हम लोगों को लोगों में फ्रैक्शंस क्रिएट करने के लिए भी आगे तैयारी होगी। ये सारी, आज मैं ये समझता हूं कि ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है, भाषण देने की जगह नहीं है। हम लोग एक
सेफगार्ड्स की लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की लड़ाई इस देश में अब शुरू होगी, और ये लड़ाई शुरू होने से पहले जो लड़ाई के शिलेदार हैं, जो लड़ाई से पक्के हो, ऐसे ही लोगों के हाथों में इस आंदोलन की धुरा होनी चाहिए। इस आंदोलन का नेतृत्व ऐसे लोगों को करना चाहिए। और जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ है, हमारी दिल्ली में मीटिंग हो रही थी, वहां पर हमें एक डेटा रखा गया। अंबेडकर, बसवन्ना, बुद्ध, रविदास, गुरु नानक, ज्योतिबा, शिवाजी, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, इनके महापुरुषों के नाम पर हमारी 10 लाख से भी ज्यादा संगठनें रजिस्टर्ड है या काम करती है। 10 लाख से भी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हमारी। लेकिन जब भी कभी हमारे ऊपर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तब वो संख्या हमको रास्तों पर दिखाई नहीं देती। हम लोग इतने फ्रैक्शंस में बटे हुए हैं, इतने फ्रैक्शंस में बटे हुए हैं। देखिए हमको किन लोगों को हमको जिनसे लड़ना है, उनका चरित्र देखो कैसे है। हम 10 लाख से भी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में बटे हुए हैं। हम है तो एक ही लोग, सभी कॉन्स्टिट्यूशन को चाहने वाले लोग हैं, लेकिन हम 10 लाख से भी ज्यादा संगठनें में बिखरे हुए हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के व्यक्ति को अगर एक छोटा सा पोस्ट भी नहीं मिलता, तो वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ता है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बना लेता है। ये भारत की परिस्थिति है हमारी, जिनको हम बहुजन कहते हैं, 85% के लोग कहते हैं, उनकी मानसिकता या उनमें काम करने का तरीका कैसे है कि एक पोस्ट नहीं मिला, मुझे कुर्सी नहीं दी, वहां पर मेरा नाम नहीं लिया, तो वो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बनाता है और वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। जिनसे हमको लड़ना है वो कैसे काम करते हैं देखो। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर करने से पहले, आप सबको अभी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का याद होगा, क्योंकि हम लोगों की मेमोरी इतनी शार्प नहीं रहती। मोदी से पहले प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन था? अडवाणी। थोड़ा अभी याद आ गया, अडवाणी सीनियर। He was the prime ministerial candidate of BJP. Officially he was the candidate. लेकिन आरएसएस को लगा कि under the leadership of LK Advani, we couldn't get that much vote. एक ही रात में उन्होंने पीएम कैंडिडेट बदल दिया और गुजरात से मोदी को उठाकर देश का प्रधानमंत्री डिक्लेयर कर दिया that he will be our प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। आरएसएस के लोग उनकी विचारधारा को फैलाने के लिए, पूरे देश भर में कब्जा करने के लिए, उनका आदमी, देखिए एलके आडवाणी ने पूरी लाइफ बीजेपी को आरएसएस को दी, सीनियर मोस्ट आदमी है। एक रात में उनको पीएम पद से हटाया गया या पीएम कैंडिडेट से हटाया गया। आज तक 2022 तक उस आदमी ने बीजेपी के अगेंस्ट या आरएसएस के अगेंस्ट एक शब्द नहीं बोला है, एक वर्ड नहीं बोला। वो लोग अपनी विचारधारा को, या ऐसे कहो मनुस्मृति को लाने के लिए पीएम पद का भी त्याग करने के लिए तैयार है। सबसे बड़ा पोस्ट है ना, हमारे पास तो कुछ है भी नहीं। क्या मिलने वाला है? तहसील अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पद से क्या उसके साथ कोई पैसा जुड़ा है? क्या कोई सैलरी मिलती है? कुछ नहीं है। वी हैव नथिंग टू लूज। और वो अपने पीएम पद को भी त्याग करने के लिए रेडी है, क्योंकि वो अपनी विचारधारा को फैलाना चाहते हैं। हम देश के संविधान को बचाने के लिए एक छोटा पद, एक छोटा मान सम्मान, ईगो भी छोड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए हम लोगों को देखो, ये लड़ाई दो पार्टियों में, दो ऑर्गेनाइजेशंस में बिल्कुल नहीं है।
ये लड़ाई दो विचारधारा में चल रही है। एक विचारधारा जो समता के ऊपर है, इक्वलिटी, बंधुता के ऊपर है, फ्रैटर्निटी, जस्टिस के ऊपर है, जो इस देश का संविधान का पहला पन्ना कहता है। और दूसरी विचारधारा है चातुर्वर्ण की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इसका मुद्दा है ही नहीं। इसलिए जो लोग जस्टिस चाहते हैं, फ्रैटर्निटी चाहते हैं, उनको एक बैनर के नीचे, और मैं तो कहना चाहता हूं ऑर्गेनाइजेशन के अपने नाम बनाने के बजाय, ऑर्गेनाइजेशन का झंडा बनाने के बजाय इस देश के झंडे के नीचे अब हमको एक होना पड़ेगा, क्योंकि इस देश का इंडिपेंडेंस, इस देश का स्वातंत्र्य हमारे बलिदान से हम लोगों को मिला हुआ है, हमारे पूर्वजों के बलिदान से मिला हुआ है। इसलिए ये इस ऑर्गेनाइजेशन का एक ही झंडा होगा, जो इस देश का झंडा है वही हमारा झंडा है। इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रियम्बल है, वही हमारा एजेंडा है। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल जो कहता है, इस देश में देखिए, प्रियम्बल को बारकाई से आप पढ़िए, इस देश में डेमोक्रेसी, जस्टिस, फ्रैटर्निटी, इक्वलिटी, ये लागू करने की जिम्मेदारी कोर्ट की नहीं है, पुलिस की नहीं है, गवर्नमेंट की नहीं है, किसकी है? वी द पीपल। ये जिम्मेदारी हमारी है। अगर इस देश में जस्टिस नहीं मिलता, इन जस्टिस की ओर ये देश जा रहा है, तो जस्टिस की ओर लाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। इस देश का डेमोक्रेटिक फाइबर, सेकुलर फाइबर अगर नष्ट हो रहा है, तो उसको फिर से एस्टैब्लिश करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। हम क्या कहते हैं? देश का संविधान नष्ट हो रहा है तो वो संसद देखेगी। ये काम संसद का नहीं है। इस देश के डेमोक्रेसी को बचाने की जिम्मेदारी देश के लोगों की है, नागरिकों की है। वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये संविधान किसी नेता ने हमको नहीं दिया है, हम लोगों ने हम खुद को दिया हुआ है। भारत के लोगों ने भारत के लोगों को यह संविधान दिया हुआ है। इसलिए देश के संविधान को बचाने की प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी ये हम लोगों की है, और यही बात हमको हर व्यक्ति में डालनी होगी। आज तक देश के संविधान के प्रति किसी ने अवेयरनेस, गवर्नमेंट ने, इलेक्शन कमीशन ने, किसी ने अवेयरनेस नहीं क्रिएट की। ये मोदी रिजाइन में हमने देखा कि शाहीन बाग में मुस्लिम लेडीज बाबा साहब का फोटो लेकर बैठी थी। इस देश में जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, तो किसान बाबा साहब के एग्रीकल्चर लॉज को पढ़ रहा था। आज वो लोग कनेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज वो सब लोग पढ़ने लगे हैं कि बाबा साहब संविधान के माध्यम से क्या देकर गए हम लोगों को। मैं तो हमेशा अपने स्पीच में कहता हूं कि ये देश किसी हिंदू का नहीं है। ये देश ना तो हिंदू का है, ना तो मुसलमान का है, ना तो सिख का है, ना तो बौद्ध का है। ये देश उतना ही हिंदुओं का है जितना मुसलमानों का है, जितना ही सिखों का है, जितना बौद्धों का है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, ये देश उनका भी है जिनका कोई धर्म ही नहीं है, जो किसी धर्म को नहीं मानते। ये देश उसका भी उतना ही है जितना हिंदुओं का, मुसलमानों का, क्रिश्चियनों का, बौद्धों का, जैनों का, सिखों का है। ये देश सेक्युलर है, धर्म निरपेक्ष देश है। इस धर्म निरपेक्ष देश को ये धर्मवादी देश बनाने के ऊपर खुले हुए है। इसका विरोध हम हर एक लोगों को करना होगा। रिलीजियस कन्वर्जन के बिल, एंटी कन्वर्जन के बिल नाम दे देते हैं अच्छे, ताकि लोग इसको पकड़े नहीं। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, यही नाम दिया है, रिलीजियस फ्रीडम। तो इससे पहले क्या रिलीजियस फ्रीडम नहीं था भारत में? राइट टू एजुकेशन, इस तरह के नाम देकर ये लोगों को गुमराह करके हमारे एजुकेशन से ये दूर लेकर जाना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोगों को ये सारे बातें उठानी होंगी। जिस तरह से किसानों के मुद्दे तय थे, उस तरह से हमारे मुद्दे तय होने चाहिए।
यूएपीए एक्ट ये 1967-64 से इस डेट में है, लेकिन जितना मिसयूज अभी 2019 से हुआ है, 84 ईयर के फादर स्टैन स्वामी, इनको यूएपीए एक्ट के अनुसार इनको बेल नहीं दी गई। इन लॉ के अगेंस्ट भी हम लोगों को बात करनी होगी। हमारे जितने भी लीडर्स हैं जो एजिटेशन कर रहे हैं, ये उनके ऊपर यूएपीए लगा देते हैं और फिर 4-4, 5-5 साल तक इनको जेल में बंद करके फिर 5 साल के बाद कहते हैं इनके ऊपर तो यूएपीए लगता ही नहीं था, यूएपीए तो इनके ऊपर लागू नहीं होता है। इन एक्ट के खिलाफ हम लोगों को अपना एक्ट तैयार कर संविधान के माध्यम से लड़ना होगा। अगर वो कानून बनाकर संविधान को खत्म कर रहे हैं, तो हमको कानून बनाकर वो मांग करनी होगी कि ये कानून हमको चाहिए, हमारे ये ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट हमको अप्रूव करके चाहिए। तो उस तरह से हम लोगों को काम करना है। आगे चलकर इंटेलेक्चुअल्स हमारे साथ बीजी कोलसे पाटिल, जस्टिस बीजी कोलसे पाटिल हमारे साथ है। काफी इंटेलेक्चुअल्स संविधान सुरक्षा आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। तो संविधान सुरक्षा आंदोलन के ब्रांचेस हम लोगों को गली गली तक लेकर जाने होंगे। मैं हमेशा जिस भी प्रोग्राम में जाता हूं, वहां पर एक कंडीशन रखता हूं कि नहीं, आप संविधान सुरक्षा आंदोलन का भी एक ब्रांच वहां पर तैयार कीजिए, जो हमारे नॉन बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रोग्राम है। हम लोगों को आने वाले समय में, जैसे हम लोगों ने 2019 में एक मीटिंग ली थी और 9 अगस्त को हम 2020 के 9 अगस्त को हम दिल्ली में 5 लाख लोगों के संख्या में वहां पर रैली करने जा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन लग गया। उसकी तैयारी मैंने ऑलरेडी शुरू कर दी थी। कई राज्यों से लोग अपने पैसे खर्च करके ट्रेन पकड़कर दिल्ली में वहां पर इकट्ठा होने वाले थे, लेकिन रैली आज भी पोस्टपोन्ड है। ये हमको रिवाइव करना होगा। साल भर हम लोग अपने अपने स्टेट्स में प्रोग्राम करें, अवेयरनेस कैंपेन करें। एंटी कन्वर्जन बिल अगर ये लोग पास कर रहे हैं, पब्लिकली उसको डिस्ट्रॉय करने का, उसको आग लगाने का कार्यक्रम करें। और नेशनली हम लोगों को एक तारीख तय करके, जो हम लोग संविधान सुरक्षा आंदोलन की कमेटी में तारीख तय करके, लाखों की संख्या में दिल्ली को, जंतर मंतर को या संसद को घेरने का काम भी हम लोगों को करना होगा। अब सिर्फ अपने स्टेट में या अपने डिस्ट्रिक्ट में बैठकर एजिटेशन नहीं होगा। अगर इन लोगों को जगाना है तो इनके नाक को दबाकर, नाक को, हम लोग, हमारे मराठी में एक कहावत है, नाक को दबाए बिना वो मुंह नहीं खोलेंगे। अगर इन लोगों को जगाना है तो इनके यहां पर हम लोगों को एजिटेशन करके हमारे मुद्दे सामने लाने होंगे। तो ये सारी बातें हम लोगों को, क्योंकि अभी आपके यहां पर कमेटी यहां पर गठित हुई है, आपने शायद नाम डिक्लेयर किए हैं, क्योंकि आपकी स्टेट लैंग्वेज है, आप लोग ज्यादा आसानी से कनेक्ट कर पाओगे। कई सारे लोग मेरी हिंदी शायद ना समझ पाए। तो ये जिम्मेदारी आपकी है, संविधान की है। मैं आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब ने बनाई वो मैं चला रहा हूं, लेकिन बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया या हमारे बुद्धिज्म के कार्यक्रम तब होंगे जब संविधान बचेगा, तब होंगे ना। संविधान ही नहीं होगा तो काहे के बुद्धिज्म के प्रोग्राम होंगे। मेरे ऊपर, हमारी कमिटीज के ऊपर एफआईआर है। क्यों? हमने सिर्फ पब्लिकली बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि बोला। इसमें हाथरस का आपको पता होगा, हाथरस में जब मैं गया तब एलिगेशंस चल रहे थे कि पीएफआई ने 100 करोड़ दिए, इसने इतना दिया, उसने उतना दिया। इसलिए हमने कहा कि पैसा वहां पर उस फैमिली को नहीं देते। तो मैं उनके लिए बुद्धा का एक फोटो फ्रेम लेकर गया, तो उनको मैंने वो दिया। वो देखने के बाद वाल्मीकि समाज के लोगों को लगा
कि ये कौन कहाँ का आदमी हमारे लिए इतना दूर से चलकर आया। तो वाल्मीकि बस्ती वहां पर नजदीक में है, तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं, हम बुद्धिज्म में जाएंगे। उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली जिस दिन बाबा साहब ने ली थी, उसी तारीख को 14 अक्टूबर को उन्होंने दीक्षा ली। सारे गांव के ऊपर एफआईआर किया, हमारे ऊपर एफआईआर किया। क्यों? क्योंकि बुद्धिज्म का दीक्षा दी। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बाबा साहब ने लिखा हुआ आर्टिकल 15 नष्ट हो रहा है। आर्टिकल 15 किसमें है? संविधान में है। तो ये अब हम लोगों को समझना होगा, इस देश का सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट अपने रिलीजन का प्रोफेस तभी कर सकता है जब संविधान सुरक्षित रह सकता है। संविधान अगर सुरक्षित नहीं है तो हमारे रिलीजन भी सुरक्षित नहीं है। तो सभी रिलीजन के लोगों को एक होकर, जो ग्रंथ हमारे रिलीजन को सेव कर रहा है, हमारे रिलीजन को प्रोफेस करने का अधिकार दे रहा है, उसको भी सेव करने का काम हम लोगों का होना चाहिए। तो सभी लोग, क्योंकि मेरी 4:30 को मुझे यहाँ से जाना है, सर ने मुझे इंटीमेट किया है कि आपकी फ्लाइट है 5 बजे, 5:30 बजे, तो मुझे निकलना है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप लोग संविधान सुरक्षा आंदोलन के माध्यम से जो एजिटेशन या जो प्रिपरेशन आप आपके स्टेट में करोगे,